वास्तविकता पर आधारित सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी आइकन दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कारोबार के सिलसिले में अक्सर मेरा समय सफर में गुजरता था, लेकिन इस बार का सफर कुछ अलग और खास था। यह वह सफर था जिसे हम खुशबू का सफर कह सकते हैं। जो लोग मोहब्बत से वाकिफ हैं, वे इस सफर की अहमियत को बखूबी समझेंगे। यह एक थर्ड क्लास का डिब्बा था, जिसमें हर तरह के लोग अपनी अपनी हैसियत के साथ सवार थे। कोई भीड़ में दबा हुआ था, तो कोई अपने सामान के साथ एक कोने में सिमटा हुआ। उनमें से मैं भी एक बदकिस्मत गरीब था, जो किसी तरह झगड़ते लड़ते अपनी सीट तक पहुंचा। जब मैंने अपनी सीट देखी तो हैरान रह गया। वहां एक लड़की बैठी थी, अपनी तमाम खूबसूरती के साथ। उसका चेहरा गोरा लाल था, लंबी पलकें, काले घने बाल और उसके हाथ में एक फूल था, जिसे वह बेहद प्यार से सहला रही थी। माफ कीजिए मैडम, अगर आपको बुरा न लगे तो अपनी सीट चेक कर लें, मैंने अदब से कहा। उसकी उम्र करीब 23-24 साल रही होगी और वह अकेली थी। मेरे सवाल पर वह मेरी तरफ घूरने लगी। क्या आप जन्म से ही मूक बधिर हैं? यह मेरी सीट है, देखिए, यह टिकट पर साफ लिखा है। मैंने उसे अपना टिकट दिखाया। वह उदास आंखों से मुझे देखती रही। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था। मैंने पल भर के लिए उसकी उदासी में डूबे दर्द को देखा और मन ही मन कांप गया। ठीक है मैडम, आप इस सीट पर बैठी रहिए, मैंने हार मानते हुए कहा। वैसे आपकी मंजिल कहां है? मतलब आप जा कहां रही हैं? मैंने ईमानदारी से पूछा और अपना ब्रीफ केस एक तरफ रख दिया। मेरी कोई मंजिल नहीं है, मैं एक बेमंजिल मुसाफिर हूँ, उसने जवाब दिया। उसके लफ्जों में गहरा दर्द छिपा था, जो सीधे दिल को छू गया। क्या मतलब? मैंने हैरानी से पूछा। मतलब ये कि एक अकेली लड़की जिसका इस दुनिया में कोई ठिकाना नहीं, वो आखिर कहाँ जाएगी? उसका जवाब पहले से भी ज्यादा दर्द भरा था। तुम बिना माँ बाप के तो इस दुनिया में नहीं आई होगी। कोई तो होगा तुम्हारा, कोई रिश्तेदार, भाई बहन या कोई अपना, मैंने पूछा। काश मेरा भी कोई होता जो मेरे दर्द को समझ पाता। उनके जवाब में बहुत दर्द था। मैं आपसे इस सबसे कठिन परिस्थिति में एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब आपका कोई रिश्तेदार भी नहीं है, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या कोई गंतव्य होगा? और बहुत देर बाद बोली, असल में मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ। ना तो कोई मुझसे शादी करेगा और ना ही कोई मुझसे सच्ची मोहब्बत करेगा। जब इस दुनिया में कोई है ही नहीं, तो मर जाना ही बेहतर है। अपनी इज्जत बेचकर पेट भरने से अच्छा है इज्जत के साथ मर जाऊं। रोज रोज मरने से बेहतर है कि एक बार ही मर जाऊं। उसकी आवाज में बेइंतहा दर्द छिपा था। वैसे मैडम, खुदकुशी तो और भी तरीके से की जा सकती है। फिर इस सफर का क्या मतलब? और जहां जा रही हो वहां तक खुद को घसीटने का क्या फायदा? मैंने कुछ अलग अंदाज में कहा। साहब जी, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, उसने रूखे लहजे में जवाब दिया। अजीब बात है, कभी मरने का शौक है तो कभी अकेले रहने का। आपने मुझे उलझन में डाल रखा है मैडम। सॉरी साहब, मैंने कुछ गलत कह दिया। दरअसल मुझे खुद नहीं पता कि क्या करूं, क्या ना करूं। आप मुझे शरीफ इंसान लगते हैं, प्लीज मेरी मदद करें। कैसी मदद? अगर आप मुझे अपनी रहाइशगाह तक ले चलें और कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहने दें, तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार रहूंगी। तब तक मैं अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ लूंगी। प्लीज मेरी बात को ठुकराइए मत। उसकी इस बात ने मुझे असमंजस में डाल दिया। अपनी रहाइशगाह में किसी अनजान लड़की को रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मेरा परिवार बेहद धार्मिक था। मेरे पिता तो ऐसी हरकत पर मुझे उल्टा लटका देने से भी गुरेज नहीं करते। मैडम, ये तो बहुत मुश्किल है। मेरा ताल्लुक एक खालिस धार्मिक घराने से है, मैंने कहा। मैंने कभी किसी गैर महरम अनजान को नजर उठाकर भी नहीं देखा था। आप मेरी सीट पर काबिज थीं, इसलिए आपसे उलझना पड़ा। जहां तक आपके रहने की समस्या का सवाल है, इसका मेरे पास एक हल है। क्या आप वहां जाना चाहेंगी? जी कृपया बताइए। असल में मेरे एक जानकार हैं जो एक महिला आश्रय गृह में काम करते हैं। वे उन महिलाओं को सुरक्षा और सहारा प्रदान करते हैं जो बेसहारा होती हैं। वहां उन्हें अलग अलग काम सिखाए जाते हैं। अगर आप राजी हों तो मैं उनसे बात करूं। मैंने अपनी बेकार सोच और सीमित विकल्पों के बीच यह समाधान निकाला था। बिल्कुल नहीं, अगर मुझे अनाथालय में रहना होता तो मैं यहाँ क्यों आती? कृपया मुझे थोड़ी मदद करें, अल्लाह भी मेरा साथ देगा।
आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरे मदद करने से अल्लाह आपको कैसे सहारा देगा? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ, अल्लाह मदद करता है तो इंसान भी मदद कर सकता है, लेकिन मेरा मतलब वह नहीं था जो आप समझ रहे हैं। कृपया मेरी मदद कर दीजिए। देखिए, एक मजलूम बेबस की दुआ सीधे ऊपर जाती है। आप दुनिया में मेरा साथ दें, मैं आपकी आखिरत पर लोग के लिए दुआ करूंगी। उसकी बातों ने मुझे उलझन में डाल दिया। खासकर जब भी मैंने अल्लाह का नाम लिया, उसके चेहरे पर तकलीफ और नाराजगी के निशान उभर आते। उसका चेहरा पीला पड़ जाता और उसकी बदलती भाव भंगिमा से लग रहा था कि अल्लाह का नाम उसे किसी तरह चुभता है। अस्तगफिरुल्लाह, कम से कम एक मुसलमान ऐसा कभी नहीं कर सकता, मैंने मन ही मन सोचा। आगे चलकर मुझे पता चला कि इस मासूम सी दिखने वाली लड़की की असली हकीकत क्या थी। वह रोने लगी। अच्छा मैडम, अब तो लगता है कि आपकी मदद करनी ही पड़ेगी। आप बेचारी मजलूम हैं, मैंने कहा। जब मैंने उसे अपने घर लाने का फैसला लिया तो पिताजी से कहा, अब्बा, ये बेचारी अकेली और कमजोर लड़की जब ट्रेन के डिब्बे में आई तो एक गुंडे ने इसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की। उसने इसके साथ गलत हरकतें शुरू कर दी। मुझे यह देखकर गुस्सा आ गया और मैंने उस गुंडे को 2-4 घूंसे मार दिए। वो वहीं बेहोश हो गया। मैंने इसे अपनी बहन मानकर इंसानियत के नाते सीट दे दी, वरना अकेली औरत का सफर में क्या हाल होता कोई नहीं कह सकता। अच्छा हुआ कि मैं उस डिब्बे में मौजूद था। बाद में इसने बताया कि इसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं और यह अकेली है। चलो बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी हिम्मत करोगे। अच्छा रजिया बेटी, जाओ इस बहन को उसका कमरा दिखाओ और इसे अच्छी तरह से व्यवस्थित करो। उस दिन से वह लड़की, जिसका नाम कामिनी था, हमारे घर में रहने लगी। मेरी बहन रजिया ने उसे उसके कमरे तक पहुंचाया और उसका ख्याल रखने लगी। कामिनी के घर में रहने से एक समस्या का समाधान तो हो गया, लेकिन अब वह हमेशा मेरी नजरों के सामने रहने वाली थी। यह पहली बार था जब किसी खूबसूरत लड़की ने मेरे दिल के दरवाजे पर इतनी जोर से दस्तक दी थी कि मेरा दिल टुकड़ों में बंटने लगा। रजिया ने कामिनी को अपनी करीबी दोस्त बना लिया। वह लड़की हर किसी को अपनी तरफ खींचने की ताकत रखती थी। मुझे नहीं पता उसमें ऐसा क्या था कि उसे देखकर हर कोई दीवाना हो जाता था। उन्हीं दिनों मेरी मां मेरी शादी की प्लानिंग में व्यस्त थी। रजिया और मेरी छोटी भाभी मिलकर एक पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की की तलाश में लगी थी, लेकिन मेरा दिल तो पहले ही कामिनी पर आ चुका था। कामिनी ने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। उसने घर का खाना बनाना शुरू कर दिया और नौकरों को छुट्टी दिलवा दी। एक दिन मां ने मुझसे कहा, अकरम बेटा, कामिनी बहुत अच्छी लड़की है, बेसहारा है, लेकिन पढ़ी लिखी और सलीकेदार लगती है। उसने पूरे घर को संभाल लिया है। मैं तो कहती हूँ इसे अपनी बहू बना लो। मां की बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मेरी ख्वाहिश पूरी होने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि मैं कामिनी से अपने प्यार का इजहार करता, उसी रात मैंने एक अजीब सपना देखा। सपने में कामिनी एक बिल्ली की शक्ल में थी। उसकी चमकदार आंखें थीं और वह मेरे ही कमरे में मौजूद थी। एक बिल्ली दबे पांव मेरे कमरे में दाखिल हुई। उसका अंदाज बेहद रहस्यमय और डरावना था। जैसे ही वह बिल्ली मेरे बिस्तर के पास पहुंची, उसका ऊपरी शरीर नागिन का रूप धारण कर गया। यह देखकर मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। मैं डर के मारे झटके से उठकर बैठ गया। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। जब मैंने चारों ओर देखा तो पाया कि मेरे कमरे में सच में कामिनी मौजूद थी और मैं सपना देख रहा था। तुम मेरे कमरे में? मैंने हैरानी से पूछा। जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी, लेकिन आप सो रहे थे। अच्छा, मैं तो एक डरावना सपना देख रहा था, इसीलिए चीख कर उठ बैठा। मेरे दिमाग में वही बिल्ली और आधी नागिन की छवि घूम रही है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती थी कि मैं इस घर से जाना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? क्या किसी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ तो सभी लोग बहुत अच्छे हैं और मेरा ख्याल रखते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिना किसी रिश्ते या ताल्लुक के आप लोगों को परेशान कर रही हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मुझे इसका सही सही जवाब देना। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शादी? और मुझसे? लेकिन यह कैसे संभव है? देखो कामिनी, यह सिर्फ मेरी पसंद नहीं है, मेरी माँ भी इस रिश्ते के लिए रजामंद है। यहाँ तक कि अब्बा और पूरा घर तुम्हारे जादू में बंधा हुआ है। क्या तुम मेरी पत्नी बनने के लिए तैयार हो? वह मुझे ध्यान से देख रही थी।
अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सा रहस्य दिखाई दिया, जिससे मैं अपनी नजरें हटा ली। देखिए, मुझे शादी नहीं करनी। मैं निराश हो गया और उसके इस वाक्य को पकड़ लिया। क्या मतलब है कि शादी नहीं करनी? मेरा मतलब है, अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे थोड़ा समय दीजिए। लेकिन तुम रजामंद हो, है ना? वह शर्मा गई। उसके चेहरे पर हल्की लाली छा गई और वह मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली गई। मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे। मुझे लगा कि मेरी दुल्हन की तलाश कामिनी पर आकर खत्म हो गई है। मां ने अब्बा को अपनी पसंद के बारे में बता दिया। अब्बा ने भी इस फैसले की सराहना की। मेरी बहन रजिया और कामिनी की दोस्ती भी अपने चरम पर थी। मुझे अच्छा लगता था कि वे दोनों बहनों की तरह रहती थीं। मैं यही चाहता था कि मेरी पत्नी मेरे परिवार के साथ घुल मिलकर रहे। लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने एक अजीब सी बात महसूस की। मैंने देखा कि मेरी बहन रजिया कुछ असहज लग रही थी। वह परेशान और चुप-चुप सी रहने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या था जिसने उसे इतना परेशान कर दिया था। आखिरकार एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया, क्या बात है, तुम इतनी उदास और परेशान क्यों रहती हो? भाई, कामिनी जो दिखती है वह वैसी नहीं है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। भाई, वह इंसान नहीं है। इंसान नहीं है? क्या तुम ठीक हो? किसी डॉक्टर को दिखाओ, शायद तुम्हारा दिमाग कुछ उलझ गया है। नहीं भाई, मैं सब कुछ साबित कर दूंगी, बस मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। यह बात सुनकर एक हफ्ता बीत गया। एक दिन रजिया हांफती हुई मेरे कमरे में आई। उसके चेहरे पर डर और उसकी आंखों में खौफ था। वो कामिनी एक जिन है। वह इतना ही कह सकी और अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। मैंने उसे होश में लाने की बहुत कोशिश की, पानी के छींटे मारे, लेकिन वह होश में नहीं आई। 2 दिन तक वह बेहोश रही। हम सब बहुत परेशान हो गए कि आखिर रजिया को अचानक क्या हो गया है। उसने ऐसा क्या देख लिया था और कामिनी ने ऐसा क्या किया था? जब रजिया होश में आई तो उसने डर के मारे बेतुकी बातें करनी शुरू कर दी। वो बिल्ली, वो नागिन, वो इंसान नहीं है, वो एक जिन है। वह एक ऐसी नागिन है जिसने मेरे सामने लंबी सी औरत की शक्ल ले ली थी और फिर नागिन बन गई। वह डर के मारे बोल रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या मामला है। बिल्ली, नागिन, जिन, मैंने इन्हें पहले एक सपने में देखा था, लेकिन सपना और हकीकत में फर्क होता है। अब हमारे पूरे घर में एक अजीब सा डर फैल गया था। हम सब यह जानना चाहते थे कि रजिया जो कह रही है, क्या वह सच है? इस सिलसिले में मैं एक तांत्रिक से मिला। उसे मैंने अपनी बहन के साथ हुए पूरे वाकये को बताया। मैंने यह भी बताया कि कैसे मैं कामिनी से मिला और उसे घर लेकर आया। क्या मेरी बहन किसी वहम का शिकार हो गई है? मैंने तांत्रिक से पूछा। या फिर सच में जो वह कह रही है वह हकीकत है? मैंने तांत्रिक से पूछा। तांत्रिक ने मुझसे थोड़ा समय मांगा और ध्यान मुराकबा में चला गया। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और कहा, तुम्हारी बहन रजिया जो कुछ कह रही है वह सच है। ट्रेन में जो लड़की तुमसे मिली थी वह दरअसल एक नागिन नुमा जिन्नजादी है। हाँ, वह एक जिन्नजादी है और मुसलमान भी नहीं है। यही वजह है कि जब जब तुम अल्लाह का नाम लेते थे तो उसके चेहरे पर नाराजगी और बेजारी के भाव आ जाते थे। असल में वह तुम्हारे पीछे है, वे आपके पीछे हैं। मेरे पीछे? लेकिन कैसे? मैंने तो उसे पहले कभी देखा भी नहीं था। पहली बार ट्रेन में ही उससे मुलाकात हुई थी, जब वह मेरी सीट पर बैठी थी। हाँ, वह जानबूझकर तुम्हारी सीट पर बैठी थी ताकि वह तुम्हें मिले और तुम्हारी आंखों पर अपना जादू कर सके। वह तुम्हें अपने वश में कर लेना चाहती थी। फिर उसकी योजना यह थी कि तुम उसे अपने घर ले आओ और वह खुद को बेचारी और मजबूर साबित करे। इसके बाद तुम उससे शादी करने की बात करने लगो। अब उस नागिन जिन्नजादी ने तुम्हारे पूरे घर को अपने प्रभाव में ले लिया है। क्या तुमने कभी कोई अजीब या डरावनी बात महसूस की है? हाँ, मैंने कहा। जब भी मैं उसकी आंखों में देखता हूं तो कुछ अजीब लगता है। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एक अजीब सी दहशत छा जाती है। लेकिन फिर भी मेरे दिल में उसकी मोहब्बत गहराई तक घर कर गई है। जितनी जल्दी हो सके उसे अपने घर से बाहर निकाल दो, नहीं तो वह तुम्हारे पूरे धार्मिक परिवार को बर्बाद कर देगी। वह शैतान है, शैतान। उसने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है। लेकिन मैं उसे घर से कैसे निकालूं?
जब तुम्हारी बहन को उसकी असलियत पता चली तो उसने तुम्हारी बहन पर अपना जादू कर दिया। इसीलिए तुम्हारी बहन इतनी देर तक बेहोश रही और बात करने के काबिल नहीं थी। जिस कमरे में वह नागिन रहती है वहां पर कुरान शरीफ रखो, फिर देखना क्या होता है। हमारे घर में एक अजीब सन्नाटा और रहस्यमय डर का माहौल था। शाम का वक्त था। रजिया और कामिनी का कमरा दूसरी मंजिल पर था, लेकिन आजकल रजिया नीचे मां के साथ रह रही थी। वह गहरे खौफ में थी और उसकी हालत बेहद अजीब हो गई थी। आजकल वह उलझी हुई और पागलों जैसी बातें कर रही थी। आज रात मैंने इस राज को जानने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। कामिनी की गैर मौजूदगी में मैंने उसके कमरे का पूरा मुआयना किया, लेकिन मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। अचानक दरवाजा खुला और वह अंदर आई। मैं पहले ही पर्दे के पीछे छिप चुका था, इसलिए उसने मुझे नहीं देखा। वह अंदर आते ही वॉशरूम में चली गई। लौटते वक्त एक बिल्ली बाहर निकली, जिसका ऊपरी हिस्सा नागिन के रूप में बदल चुका था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने अपने सपने में देखा था और जैसा मेरी बहन रजिया ने बताया था। अब यह साबित हो चुका था कि कामिनी एक नागिन नुमा जिन्नजादी है जो बिल्ली का रूप भी ले सकती है। शायद वह किसी भी रूप में आ सकती थी। यह तो अच्छा हुआ कि मुझे उसकी सच्चाई समय रहते पता चल गई। तांत्रिक ने पहले ही बता दिया था कि अगर मेरी बहन रजिया को इसका राज नहीं पता चलता तो मैं अनजाने में उसे अपनी पत्नी बना लेता। फिर पता नहीं वह हमारे घर में कैसी तबाही मचाती। यह सब सोचकर ही मेरी रूह कांप गई। कुरान शरीफ मेरे हाथ में था। जैसे ही वह अपनी असली हालत में आई, तांत्रिक के निर्देशानुसार मैं कुरान लेकर उसके सामने आ गया। मेरे हाथ में कुरान देखकर वह गुस्से में फुफकारने लगी। क्यों आए हो तुम यहाँ? मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों तुम इंसान बनकर मुझसे मिली? आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं तुमसे शादी करना चाहती थी। लेकिन क्यों? मैंने आश्चर्य से पूछा। इसलिए क्योंकि तुमने मेरे नाग जिन को मारा था। मैंने देखा था कि तुम्हें शिकार करने का बहुत शौक है। जंगल में जब तुम शिकार पर गए थे, तुमने एक नाग को मारा था। वह सिर्फ नाग नहीं था, बल्कि एक जिन्न था। वह मेरा होने वाला पति था। तुमने मेरे प्रेमी को मार दिया। अब मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी। मैंने सोचा तुमसे शादी करूं और फिर तुम्हारे पूरे परिवार को तबाह कर दूं। लेकिन तुम्हारी बहन रजिया ने मेरे सामने कुरान पाक की तिलावत की। उसके बाद मेरी असली सच्चाई उजागर हो गई और वह मुझे पहचान गई। लेकिन अफसोस, तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं कुछ नहीं कर सकता, यह सच है, मैंने कहा। लेकिन मेरा अल्लाह जरूर कर सकता है। देखो, मेरे पास कुरान शरीफ है। नहीं तो मैं तुम्हें जला दूंगा। आप कुछ नहीं कर सकते। मैं धीरे धीरे उसके करीब जाने लगा। जैसे ही मैंने कुरान पाक को उसके पास ले गया, वह जलने लगी और दर्द से चीखने लगी। साथ ही मैंने अल्लाह के कलाम का उच्चारण शुरू कर दिया। आखिरकार वह जलकर खाक हो गई। उसकी राख को हमने बाहर ले जाकर पानी में बहा दिया। आज जब मैं यह सोचता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। अगर मुझे वह सपना नहीं आता और मेरी बहन को उसका राज नहीं पता चलता तो शायद आज हमारा परिवार जिंदा भी नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया नीचे कमेंट में अपनी राय साझा करें ताकि आपको इसी तरह की और भी अच्छी कहानियां मिल सके।